नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू माधवी वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में राजनीति विज्ञान विषय में कार्यरत हूँ। और मैं आज राज्यपाल के संबंध में चर्चा करना चाहती हूँ। तो ये जो विषय है ये एमए सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर में है, भारत में राज्यों की राजनीति, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके संबंध में कि राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में ये टॉपिक है और ये बीए सेकंड सेमेस्टर में भी उपयोगी है। तो इसके संबंध में कुछ कंटेंट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें पहला है राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान। दूसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के कारण। तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति की आलोचना। और चौथा है कि राज्यपाल के पद हेतु योग्यताएं। और पांचवा है शपथ। और छठवां है राज्यपाल की शक्तियां कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक एवं विविध शक्तियां। सातवीं बात है कि राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका। और आठवां है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि राज्य का राज्यपाल एक वैधानिक प्रधान के रूप में। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य में राज्यपाल वैधानिक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संघ के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल को मनोनीत ही किया जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इनको निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता, ये बात आती है। तो राज्यपाल के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय समिति ने सुझाव रखा था कि राज्यपाल का सर्वप्रथम सर्वसाधारण जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। यह चुनाव उनकी इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक राज्य की संघ की इकाई होने के नाते उनको स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए और राज्यपाल का निर्वाचन इसी स्वायत्तता के अनुकूल है। दूसरा एक और भी सुझाव था, वो ये था कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए। एक तीसरा सुझाव ये भी था कि निम्न सदन, जिसको कि राज्य की विधानसभा कहा जाता है, के द्वारा 4 नामों के सुझाव दिए जाएं, जिनमें से किसी को भी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया और संविधान सभा ने यह तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल ही उपयुक्त होगा। तो इस मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के क्या कारण थे, ये देखना है। तो पहली बात तो ये है कि राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली परस्पर मेल नहीं खाती। संविधान में संघ और राज्यों में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और एक निर्वाचित राज्यपाल और संसदीय शासन व्यवस्था आपस में मेल नहीं खाते हैं। निर्वाचित प्रधान वास्तविक प्रधान का रूप ग्रहण कर सकता है और राज्य शासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर एक वास्तविक प्रधान बन सकता है। निर्वाचित होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता का प्रतिनिधि होता है।
दूसरी बात ये आती है कि आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा होना। तो ये है कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व का एक कठिन समस्या पैदा कर देगा। चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल का नेता होना आवश्यक है। यह नेता कौन होगा? राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्यपाल नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी तो मुख्यमंत्री ही है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह भी बिल्कुल अनुचित है। तीसरी बात इसमें जो कारण है राज्यपाल के मनोनीत होने का, वो ये है कि राज्यपाल जनता के द्वारा निर्वाचित न होकर के विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित हो, ये कहा जा रहा था। तो मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल के मध्य संघर्ष की जहाँ तक बात है, उसमें तो कमी आ सकती है, किंतु इस व्यवस्था में गंभीर दोष है। वो ये है कि इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो राजनीतिक दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर के रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से तो होता नहीं है, तो वह पुनर्निर्वाचन का प्रयास करेगा और इसलिए वह व्यवस्थापिका के उन राजनीतिक दलों को खुश रखने की कोशिश करेगा कि दोबारा में वो फिर से उन्हें निर्वाचित करें। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। इसके अलावा एक अन्य भी कारण है, वो ये है कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्य थे और वो चाह रहे थे कि राज्य जो है वो शक्तिशाली हो और केंद्र कमजोर। लेकिन भारत का विभाजन, विद्रोह, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ कुछ इस तरह के निर्मित हुई उस समय, तो उन लोगों ने अपना विचार बदल दिया और ये कहा कि नहीं, अब केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए राज्यों की तुलना में। यदि राज्यों के द्वारा राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो वो तो सिर्फ अपने राज्य का हित का ही ध्यान रखेगा और केंद्र के प्रति उसकी विशेष स्वामी भक्ति नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में किया जाए। तो इस तरह से संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। अतः राज्यपाल के संबंध में संघीय शासन द्वारा मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया। इसी प्रकार से एक चीज़ और है, वो ये है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राज्य विधानमंडल के द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे। लेकिन इस आधार पर इस बात को अस्वीकार कर दिया गया कि नामों को चुनने में विधानमंडल गुटबाजी और दलबंदी के आधार पर कार्य करेगा और फिर इस प्रकार से गुटबंदी और दलबंदी के आधार पर पद प्राप्त करने वाला राज्यपाल कभी भी राजनीतिक वर्गों से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका राज्य राजनीति में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, मध्यस्थ और निर्णायक की है। तो यदि राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो संभावना इस बात की है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होगा जिस राज्य के विधानमंडल के द्वारा वह चुना जाएगा और इस तरह से खुद भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाएगा। अतः सही रूप में सोचा गया कि एक राज्य के प्रधान की अपेक्षा, एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा, एक राज्य के निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा एक मनोनीत राज्यपाल ज़्यादा उपयुक्त होगा और वो बहुत अच्छे से निष्पक्ष, मध्यस्थ और निर्णायक की भूमिका अदा कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हमारे देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया, जहां राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की इस नियुक्ति की भी आलोचना की गई है और इस प्रकार की आलोचना के
दो मुख्य आधार हैं। कि पहली बात तो ये है कि संविधान के अंतर्गत जिस समय यह व्यवस्था की गई थी कि तो उस समय ये सोचा गया था कि प्रमुख रूप से राज्यपाल अपने राज्य का संवैधानिक प्रधान और गौण रूप से संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, किंतु व्यवहार में राज्यपाल के द्वारा संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में ज़्यादा कार्य किया गया और राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में गौण रूप से कार्य किया गया। कई उदाहरण इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि केरल में सन 1959 में, राजस्थान में सन 1967 में और 1976 में तमिलनाडु और गुजरात में तथा 1984 में सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर राज्य में जिस प्रकार का प्रतिवेदन राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अगस्त 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल के द्वारा जिस प्रकार से आचरण किया गया और 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों ने जिस ढंग से विधानसभाओं के बहुमत की जांच किए बिना ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि वह राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छी स्थिति नहीं की ही जाती और इसी कारण से इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात ये है कि आलोचकों का यह भी कहना है कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं तो भी इनके बीच विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ये हमेशा केंद्र का पक्ष लेते हैं। 1967 से 71 के काल में इस प्रकार की स्थिति अनेक राज्यों में देखी गई। इसी प्रकार से 1987 से 89 में आंध्र प्रदेश और केरल में भी यही स्थिति रही। 1992 से 95 के वर्षों में तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तथा 1997 से 98 के वर्षों में बिहार के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच कटुता ने तो शालीनता की सभी सीमाओं को पार कर दिया था। कुछ उदाहरणों में देखा गया कि केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद भी इनके बीच में खींचतान चलती रही। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि 1988 में बिहार में राज्यपाल GN और मुख्यमंत्री के बीच गहरे मतभेद थे। एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने मतलब एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद की स्थिति देखी गई। जैसे कि सन 1988 में बिहार में राज्यपाल GN सिंह और मुख्यमंत्री भागवत झा के बीच यही स्थिति देखी गई। 2016-17 में दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री केजरीवाल के मध्य, पांडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री सामी के मध्य तथा पश्चिम बंगाल में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अनेक मुद्दों पर विवाद देखे गए। तो इस तरह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में निरंतर विवाद होते रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा हमेशा से संघ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया गया, उसी प्रकार की सिफारिशें प्रस्तुत की गई और राज्य विधानसभाओं के से किसी भी प्रकार से सत्यता की जांच करने की कोशिश नहीं की गई कि वास्तव में ये बात तो देख लें कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। अब है बात राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि पहली बात तो है कि वह भारत का नागरिक न हो, दूसरी बात यदि उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के साथ कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली बात है कि राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य है तो जिस तिथि से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस तिथि से वह पद, उसके पूर्व का पद रिक्त माना जाएगा। दूसरी बात है कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता। लाभ का पत्र मतलब किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी वगैरह वो पद प्राप्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात है कि राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। राज्यपाल के पद का कार्यपालन मतलब राज्यपाल जब तक अपने पद पर है उसके पद से संबंधित किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। उसका वेतन भारत की संचित निधि से देय होगा और जिस पर किसी भी प्रकार से वोटिंग नहीं होगी, मतलब वो मत निरपेक्ष है, नॉन वोटेबल है। राज्यपाल को वर्तमान समय में 3,60,000 रुपये प्रति माह संशोधित वेतन दिया जाना प्रस्तावित है और प्राप्त हो रहा है अब तो। अब इसके बाद आती है बात शपथ की। अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है, जिसमें वह कहता है कि वह राज्यपाल के पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये राज्यपाल के पद की शपथ रही। अब है राज्यपाल की शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यों के राज्यपाल की वही स्थिति है राज्यों में जो कि राष्ट्रपति को केंद्र में प्राप्त होती है और इस तरह से राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहली बात तो आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। यहाँ पर एक बात बताना और भी आवश्यक समझती हूँ कि केंद्र में जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वही अधिकार राज्यपाल को राज्य में प्राप्त है, सिर्फ सैनिक, कूटनीतिक और आपातकालीन शक्तियों को छोड़ करके। तो इस तरह से कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, जिनका उपयोग या तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है तो वह देता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूची में राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा भी उसी के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल में हुए निर्णयों से अवगत कराए। मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने हेतु वह कह सकता है राज्यपाल। इसके अलावा आती है बात विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी करता है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को
संबोधित करने का भी कार्य करता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार उस विधेयक को पास कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि वे विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने से संबंधित होते हैं, वह राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए रक्षित रखना आवश्यक है। राज्यपाल को आवश्यक पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और इन अध्यादेशों में वही बल होता है और उसका वही महत्व होता है जो कि देश के कानून का होता है या विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है और यदि 6 सप्ताह के अंदर उसको समाप्त करने की सिफारिश यदि विधानमंडल कर देता है या उसको पास कर देता है तो वह अध्यादेश निरस्त या रद्द हो जाता है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी है। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है या उस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता है। यदि विधानमंडल उसी प्रकार का कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता। वह विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को नामजद भी करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान या सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। अगर वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नियुक्त भी करता है या मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अब बात आती है वित्तीय शक्तियों की। तो राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग जो है वह स्वीकृत नहीं हो सकती। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में ही रहती है तथा विधानमंडल की स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति भी दे सकता है। अब इसके बाद आती है न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों से संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल उनकी सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में अपने एक निर्णय में जो कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरवु वेंकट रेड्डी को क्षमादान का मामला था, जिसमें कहा था कि राज्यपाल के द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग किसी पक्षपात के बिना किया जाना चाहिए तथा क्षमादान याचिका स्वीकृत करने का कारण भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो स्पष्टतया न्यायपालिका यह समीक्षा कर सकती है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं किया है। इसी प्रकार से
एक अन्य शक्ति है जिसको कि हम विविध शक्तियों के नाम से जानते हैं। राज्यपाल को अनेक विविध शक्तियां भी प्राप्त हैं। पहला है, वह राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और राज्य के आय व्यय से संबंधित महालेखा परीक्षक से प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के सम्मुख रखता है। दूसरी बात, वह यह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुरूप चलना संभव है या नहीं है, यदि नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, एजेंट के रूप में कार्य करता है। संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को उनके विशेष प्रकार के कार्यों के संबंध में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। जैसे कि असम का राज्यपाल असम सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के बारे में स्वविवेकाधिकार का उपयोग करता है। इसी प्रकार से मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपालों को विशेष स्थिति प्राप्त है। तो ये है राज्यपाल के अधिकार, शक्तियाँ और कार्य। तो इस तरह से ये पार्ट 1 हुआ और शेष जो चीज़ें हैं वो हम पार्ट 2 में बताएंगे। धन्यवाद।